हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका निशा ट्रिक के अंदर। आज अपने टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो उसमें आपके आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर बात की जाए डीएसएसबी, दिल्ली मेट्रो, रेलवे, एसएससी, इन सब के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर कंप्लीट डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर नोट्स बनाना चाहे तो प्रॉपर अपने नोट्स मेंटेन रख सकता है। अपना आज का टॉपिक रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है। देखो, बेसिक इलेक्ट्रिकल ऐसा पार्ट है जहां से क्वेश्चन कंफर्म आने हैं तो आनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बेवफा नहीं है कि कोई टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए। जैसे अगर बात की जाए मशीन है, मशीन में से कई पार्ट में जैसे सिंक्रोनस मोटर है हो गई, इंडक्शन मोटर हो गई, इसके अलावा डीसी मोटर हो गई, उनमें कई बार क्या होता है क्वेश्चन ना भी आते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिकल ऐसा है, चाहे आईटीआई हो, चाहे बीटेक हो, चाहे डिप्लोमा हो, सब में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा बात की जाए तो अपन इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करिएगा। और हाँ, अपने साथ में जो जो स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और साथ में ही कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर बेसिक की बात की जाए तो देखो, ये अपने पास में क्या है, एटम है। क्या है? एटम है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिंदी में परमाणु बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिएगा, मैं दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिटेल से पूरा बताऊंगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एटम। अब एटम की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है, ये बीच वाले भाग को क्या कहते हैं अपन, नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस या नाभिक बोलते हैं। अब देखो, जो एटम होता है, एटम के बाहर की तरफ कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि जो ये नाभिक है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए, जो प्रोटॉन है उस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन पे कौन सा होता है, जीरो चार्ज होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। यानी कि मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ, न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्ज लेस होता है। यानी कि इस पे चार्ज क्या होता है, अब्सेंट होता है। अब बात करते हैं जो परमाणु है, यानी जो एटम है, एटम की साइज कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी साइज होती है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर की होती है। यानी कि जो आपका एटम है उसकी टोटल साइज कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। वही बात की जाए, आपका ये जो नाभिक है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। यानी 10⁻⁻15 मीटर होती है न्यूक्लियस का जो साइज होती है, यानी कि रेडियस बोल सकते हैं। आपसे सीधा पूछ सकते हैं, कई बार नाभिक का नाम ना देके सीधा पूछता है रेडियस कितनी होती है एटम की, तो रेडियस या त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो देखिएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कंप्लीट डिटेल बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं ट्रिक से बताऊँ। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिव, मतलब कि ऋणात्मक आवेश होता है। चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक होता है। आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछ जाती है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आखिरकार कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होता है। कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम होता है, ठीक है। इसके बाद में बात की जाए, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ठीक है, मास की बात बोले तो द्रव्यमान, ठीक है। इसका द्रव्यमान या मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। आपको पता है यहाँ पर मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करते, ध्यान रखिएगा। तो जो मूव करेगा वो वेट में क्या होगा, हल्का होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपना सबसे हल्का कण होता है, यानी मॉलिक्यूलर होता है। सबसे हल्का मॉलिक्यूलर कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। इसका इन्वेंटर कौन था, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने, तो उसकी मैं ट्रिक बताऊंगी। उससे पहले आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में फटाफट देख लीजिएगा।
प्रोटॉन की बात की जाए तो इस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा है, मैंने अभी बोल दिया था नेगेटिव, तो ध्यान रखिएगा माइनस आपको लगाना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, जबकि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव बोले तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। वहीं अगर मैं बात करूं मास, प्रोटॉन के मास की अगर मैं बात करूं, यानी कि इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान कितना होता है, तो जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो मैं लिखती हूँ 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 क्या होता है, इसका मास होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर क्या होता है रिलेशन, अगर बात की जाए तो इसमें रिलेशन किस तरीके से शो करोगे आप, तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल टू क्या होगा, प्रोटॉन का चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, 1840। ध्यान रखिएगा, अगर चार्ज में रिलेशन देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर वजन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन अपॉन 1840 हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो आपको मैंने बताया था इस पे चार्ज होता ही नहीं है, यानी कि चार्ज लेस होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बोले तो मास की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मास की। तो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, लगभग जो कितने होता है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उसके बराबर है, यानी कि इक्वल, किसके इक्वल होता है, ये प्रोटॉन के मास के इक्वल ही होता है, किसका, न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक से बताती हूँ, हिंदी में आपकी ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। तो आप हिंदी में देखो, एग्जाम में जो चाहे आपकी ट्रिक हिंदी में याद हो चाहे इंग्लिश में याद हो, आप आराम से कर आओगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको ट्रिक बताती हूँ कि इनके वैज्ञानिक नाम को कैसे याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो चलिए बात करते हैं इनकी खोजकर्ता की। तो देखो अपने पास एक तरीका है, जैसे मान लो कोई ईंट है, ठीक है, अब ईंट कब नाचेगी भाई, जब ईंट के क्या होंगे, पैर होंगे। जब ईंट के पैर होंगे तो ईंट क्या होगी, नाचेगी। ध्यान रखिए, बिना पैर के ईंट नाच नहीं सकती, तो ईंट पर नाच नहीं होता। देखो ईंट के ऊपर तो कोई भी नाच सकता है, ध्यान रखिए, ईंट पग नाच, मतलब कि ईंट पग नाच। ये आपके क्या हो गए, टोटल आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वो तीनों आ गए। ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ट से क्या हो जाएगा, टॉमसन या थॉमसन हो जाएगा, टॉमसन बोलो या फिर क्या होता है, थॉमसन। देखो हिंदी मीडियम वालों की थोड़ी सी दिक्कत होती है, यहाँ पर टॉमसन लिखे कि थॉमसन लिखे, तो आप ध्यान रखिए जो एग्जाम में आ जाए दोनों सही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन या जे थॉमसन ने की थी। वही प से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ग से क्या आ जाएगा, गोल्डस्टीन आ जाएगा। ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूजन होता है कि रदरफोर्ड ने की थी, तो ध्यान रखिएगा रदरफोर्ड ने नहीं की थी। किसने की थी, ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, गोल्डस्टीन ने किसकी की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। वही बात करते ना से क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, यानी कि जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसे क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक हो जाएगा, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीनर ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने की थी। ये आप इनके नाम याद रख सकते हो, कई बार पूछ रहे थे, ज्यादातर देखो बेसिक में पूछा था, दिल्ली मेट्रो के अंदर बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, तो इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया। अब बात करते हैं चार्ज क्या होता है, बात करते हैं चार्ज की, बात करते हैं कि आखिरकार आवेश या चार्ज होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का क्या है, एक अदृश्य बल है। अदृश्य बल की बात करें, देखो 12th के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट दे रखा है। एक क्या थी भाई, छड़ थी, उस छड़ को क्या हो, बालों से खूब सारा रगड़ो, तो क्या हो गया, उसके बाद में अगर मैंने छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखे तो उनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा।
ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, चार्ज क्या होता है, देखो डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में पहले ही फटाफट लिख दी थी, हिंदी मीडियम वाले जल्दी से सुनिएगा कि चार्ज क्या होता है, एक अदृश्य बल होता है जिसके द्वारा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। ध्यान रखिए, दोबारा बोल रही हूँ, चार्ज क्या होता है कि आवेश क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स है। ध्यान रखिएगा, एक अदृश्य फोर्स है जिसको देख नहीं सकते आप, ठीक है। क्या आपको दिखाई देगा चार्ज इसके अंदर? जैसे मान लो यहाँ पर आपके छोटे छोटे हाथ के क्या है, बाल है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो ये टीवी होता है, टीवी के सामने आपने हाथ किए तो हाथ के छोटे छोटे बाल क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्या अब इन दोनों के मध्य फोर्स आपको दिख रहा है? नहीं दिखेगा, ध्यान रखिएगा, ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो बात करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो इट इज द इमेजिनरी फेनोमेना बाय व्हिच एनी सब्सटेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज कॉल्ड चार्ज। ध्यान रखिएगा, यानी कि एक अदृश्य क्या है, बल है अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ज की, बात की जाए तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम होती है, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q बराबर क्या होता है, NE होता है। अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो Q बराबर क्या होता है, NE होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं Q क्या है, तो ध्यान रखिए Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है, ध्यान रखिएगा। एन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पर एन है। तो यहाँ पर पूछ लिया जाए ई क्या है, तो ध्यान रखिए ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। किसका है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो बहुत बार पूछा आता है एक कुलाम, एक कुलाम, एक कुलाम जो चार्ज होता है, इसमें कितना चार्ज होता है, एक कुलाम का मान कितना होता है, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, एन इंटू ई लिख सकती हूँ। अब मेरे को पता है ई का मान, पता है मेरे को, क्या है भाई, ई का मान मेरे को पता है कितना होता है, ई का मान होता है आपके पास में क्या, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम। अब यहाँ पर पूछा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, अपॉन में ऊपर चली जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपने को पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.25, कितनी आ जाएगी, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है, ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वैल्यू कितनी होती है। तो आपको ये एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। चाहो तो आप सोल्व करके देख लेना, सोल्व करोगे तो भी यही आएगा, आप याद रखोगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, जैसे कि एसएससी की बात की जाए तो एसएससी में अपने पास टाइम की क्या होती है, बहुत ज्यादा कमी रहती है। 2 घंटे मिलते हैं, उसके अंदर आपको रीजनिंग भी करनी होती है, टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, जीके वगैरह भी करने होते हैं। हाँ, जीके के लिए मैं बता दूं कि अपना मैं अभी इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि आप जीके कहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं एन बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये चार्ज की बात आ गई। अब यहाँ पर आता है एक और फॉर्मूला होता है, देखिए इसका एसआई जो यूनिट है, क्वेश्चन आता है चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, तो कुलाम होती है। कुलाम को किससे लिखेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से रिप्रेजेंट इसको करेंगे। अब आगे बात करते हैं भाई, चार्ज की बात की जाए तो अपन इसके एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, परिभाषा लिख, तो एक प्रकार का क्या अट्रैक्शन फोर्स है। अब बात करते हैं करंट क्या होती है, ध्यान रखिए करंट की बात करते हैं। इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। मान लो कि ये मेरे पास क्या है, एक वायर है, कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लो हो रहा है। यह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। ये बात भी ध्यान रखना। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द चार्ज। मान लो कि ये वायर है मेरे पास, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब मान लो मैंने इस वायर को क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि किसी बैटरी से या वोल्टेज से, ठीक है। बैटरी का सिंबल बना देती हूँ मैं फटाफट इसका, ये लो मैंने बैटरी का सिंबल बना दिया, बैटरी से मैंने जोड़ दिया। अब ये इसका बड़ा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब बताओ ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो किधर अट्रैक्ट होंगे, ये
इधर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव क्या होगा, हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। वही बात की जाए नेगेटिव, नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो देखो इधर से फोर्स लगेगा तो ये जो सेम क्वालिटी के हो गए वो क्या एक दूसरे के पास आएंगे, नहीं आएंगे। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा किधर, जल्दी से फटाफट इस पॉजिटिव के पास आने की कोशिश करेगा। और ये क्या करेंगे, एक दूसरे के क्या देंगे भाई, धक्का देंगे। ठीक है, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, आगे धकेलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके क्या करेगा, टच होगा, ये इसके इस तरीके से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से मूव करेगा आगे से आगे, तो उसमें क्या होगी, ध्यान रखिएगा, करंट का फ्लो हो जाएगा। क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो भाई आप बता सकते हो करंट जो होती है हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होती है। किसमें होती है, क्लोज सर्किट में। तो मैं बोल सकती हूँ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द करंट, या मैं क्या बोल सकती हूँ, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो चलिए करंट की बात करते हैं। करंट को किस से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन T हो जाएगा, Q अपॉन T हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T, क्योंकि मैंने अभी बताया था चार्ज क्या होता है, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि जो समय लगेगा, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को, हिंदी मीडियम वाले जरा सुनिएगा परिभाषा, आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं अपन, करंट कहते हैं। ठीक है, तो Q की वैल्यू अगर बात की जाए, यूनिट देखें तो इसकी गुलाम होती है, T का मतलब समय, और समय की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट है अपनी सेकंड यूनिट होती है। अगर मैं इसकी बात करूं SI यूनिट क्या होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कौन सी है, तो करंट की जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है भाई, एम्पियर है। क्या है भाई, एम्पियर होगी। ठीक है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट की जो SI यूनिट है वो एम्पियर होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही बात करते हैं करंट के बारे में। आपको पता है रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में भी आएगा कि किस तरीके से रेजिस्टेंस का सिंबल बनाता, एक बार फटाफट में बता दें। देखो जो ओम नाम के वैज्ञानिक थे, अपने ओम्स लॉ के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखो मान लो ये कोई मेरी प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है, इसको मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बात की जाए तो कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे इनको बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या हो गए, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब ओम क्या थे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यानी जब ओम क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस टाइम इन्होंने क्या देखा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की एक संरचना बन गई थी, और इस संरचना में होता हुआ क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन इधर तक जा रहा था। जब इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो करंट किधर से फ्लो होगी, इधर से। देखो करंट क्या होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होती है। क्या अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूं तो क्या करंट फ्लो होगी, नहीं होगी, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, क्लोज सर्किट चाहिए। क्या चाहिए, क्लोज सर्किट की जरूरत होती है। करंट को फ्लो होने के लिए किसकी जरूरत होती है, क्लोज सर्किट की आवश्यकता होती है। तो ओम ने क्या देखा, इस तरीके की एक संरचना बन रही थी, जो करंट डायरेक्ट फ्लो होनी चाहिए थी वो क्या हो रही है, इस तरीके से फ्लो हो रही थी। और इस तरीके की संरचना को ही क्या नाम दे दिया था, इसको क्या नाम दे दिया था, रेजिस्टेंस नाम दे दिया था। तो ITI के अंदर बात की जाए, डिप्लोमा की बात की जाए, यहाँ तक कि SSC में भी पूछ लिया गया था ये सिंबल किसका है, तो ध्यान रखिए रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बात करते हैं, करंट की हो गई, इसके बाद में बात करते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। इट इज अ वर्क डन टू बिगिनिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट, यानी कि अनंत से, मान लो अनंत से किसी आवेश को एक बिंदु तक लाने में किया गया
कार्य ही होता है। क्या होता है? किसी अनंत से। हिंदी मीडियम वाले फटाफट सुनिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपने को देखो डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। हाँ, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप नोट्स पूरे कंप्लीट अपने बना के रखिएगा, ठीक है। तो यानी किसी चार्ज को अनंत से, ठीक है, अनंत से किसी स्थान तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q हो जाएगा। इसको फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो देखो V क्या हो जाएगा? आपका वोल्ट हो जाएगा, W क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा, यानी कि वर्क डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्क डन, यानी किया गया कार्य। और Q क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा, यानी कि चार्ज हो जाएगा। तो इसकी अगर मैं यूनिट देखूं तो कार्य की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। तो वही चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलाम होती है। क्या होती है? कुलाम होती है। तो जूल अपॉन कुलाम सीधा का सीधा एग्जाम के अंदर आता है। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल अपॉन कुलाम होती है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी, जिसको V से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन किसकी? वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है आखिरकार। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, मैं कंडक्टर की बात करती हूँ। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप की यूनिट भी क्या होती है? वोल्ट होती है। मान लो ये मेरा क्या है? वायर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? इसका वोल्टेज V है, इसका क्या हो जाएगा? VB हो जाएगा। क्या होगा? VB हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा? कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। ध्यान रखिए, कंडक्टर है तो ये तो नहीं है कि धारा लगातार करंट फ्लो होती जाएगी। भाई उसको रोकने का काम कौन कर रहा है? यानी कि करंट के फ्लो होने का अपोज कौन करता है? अपोज करने वाले को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस कंडक्टर में ये क्या आ गया? आपका रेजिस्टेंस आ गया, जिसको क्या लिख देंगे? RAB बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? RAB। अब आपसे पूछ ले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले यहाँ का करंट का मान बताइए, इसके अंदर करंट का मान क्या होगा, तो कैसे निकालोगे आप करंट की वैल्यू? तो अपन निकाल सकते हैं, इसमें से क्या निकाल दे अपन? ये वाली वैल्यू घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में? वैल्यू आ जाएगी, यानी कि VA माइनस VB अपॉन में क्या हो जाएगा? भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में? वैल्यू V अपॉन R हो जाएगी। क्या हो जाएगी? V अपॉन R वैल्यू हो जाएगी। तो V तो आ गया मेरे पास, ये पोटेंशियल डिफरेंस तो आ गया। दो पॉइंटों के बीच के अंतर को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो क्या है? RAB होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है क्या केवल रेजिस्टेंस में होता है? तो नहीं, ये किस में हो सकता है? पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर में भी होगा, कैपेसिटेंस में भी होगा। ध्यान रखिएगा, इंडक्टर और कैपेसिटेंस की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैपेसिटर को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर को C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक प्लेट होती है, ध्यान रखिए, दो प्लेट होती है, चालक प्लेटों को क्या बोलते हैं अपन? कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये किसका पोज करता है? कैपेसिटर। तो ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट करना है, कैपेसिटर करंट का पोज करता है, द सडन चेंज ऑफ करंट या वोल्टेज। आपको कमेंट करना है कि जो आपका कैपेसिटर है और इंडक्टर है वो किसका चेंज करता है, किसका विरोध करता है? अचानक से धारा में हुए परिवर्तनों का विरोध कौन करता है, वो आपको कमेंट करना है। और अचानक वोल्टेज में हुए परिवर्तनों का विरोध कौन करता है? इंडक्टर या इंडक्टर या फिर कैपेसिटर। आपको आंसर कमेंट में करना है। नहीं आए तो अपनी अगली वाली क्लास के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल से इसको करवाती हूँ। तो इसकी बात की जाए, कैपेसिटर की बात की जाए तो इसको किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं। अब यहाँ से बात की जाए तो इसमें करंट हो गई I। अब देखो यहाँ पर बात की जाए तो इसकी वैल्यू कैपेसिटर को किससे लिखते हैं? अगर बात की तो XC से लिखते हैं। अब मेरे को पता है XC की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा C होता है। अपने को पता ओमेगा का मान क्या होता है? 2 पाई F होता है। क्या होता है? 2 पाई F। ओमेगा क्या है? यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी जिसे कोणीय वेग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इस वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर देती हूँ तो XC इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई F
सी हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के अंदर। अगर मैं बात की जाए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू एक्स सी हो जाएगा। आपसे पूछता है जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज डिफरेंस बात है कि ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होना, अलग अलग नहीं है, ठीक है। VC इक्वल टू क्या है, C क्यों लिखा है, कैपेसिटर के लिए लिखा है, VC बराबर I इंटू एक्स सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इंडक्टर की मैं बात करूं तो इंडक्टर में किस तरीके से होगा, तो अभी देखते हैं, इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर, तो इंडक्टर का सिंबल ये होता है अपना, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, L से। इसके अंदर करंट फ्लो कर दी मैंने I, तो इसको किससे लिखेंगे, X L से लिखेंगे। अपने को पता है एक्स एल का, ध्यान रखिएगा आप जब रेजोनेंस पढ़ोगे, अनुनाद पढ़ोगे, ध्यान रखिए रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, अनुनाद होता है। अनुनाद वाला जो चैप्टर आप पढ़ोगे रेजोनेंस, तो उसके अंदर आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। तो एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा सी एल होता है, क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ होती है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, 2 पाई एफ। एल है पहले से तो मैंने एल लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आता है वोल्टेज डिफरेंस कितना होता है, तो वही वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, VL बराबर क्या हो जाएगा, VL बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू एक्सएल, क्या हो जाएगा, I इंटू एक्सएल। तो ये वोल्टेज ड्रॉप की बात करते हैं। कुछ 2-4 न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में आते हैं, मैंने ये तो थ्योरी बताई है आपको, क्या बताइए, थ्योरी बताई है। कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है आपके पास में, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ का वोल्टेज है 10 वोल्ट, कितना है, 10 वोल्ट है। और अगर मैं बात की जाए तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है। और इसका जो रेजिस्टेंस है जो कितना है, 5 ओम है। तो आपको करंट फाइंड करनी है। करंट कैसे फाइंड करोगे, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। इसकी करंट कितनी होगी आपको बतानी है। तो फॉर्मूला आपको पता है भाई, ये माइनस ये, VA माइनस VB अपॉन RAB, ये क्या होती है, करंट होती है। तो VA की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 10 है, कितनी है, 10 है। VB का मान कितना है, 5 है। RAB का मान कितना है, 5 है। तो कितनी वैल्यू आ गई, 10 में से 5 गए, कितने बचे, 5 बचे, कितने बचे, 5 और बटे 5, तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आंसर आ जाएगा। वही दूसरे क्वेश्चन की बात करें, देखो ये तो एकदम सिंपल वे है, ठीक है। हर एग्जाम में आता है किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल आते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो यही है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू चेंज करके बताती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर आ जाए आपके पास में 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, मान लो कि 0 वोल्ट दे रखा है। इसके अलावा इधर कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है, कितना, 10 वोल्ट। और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो करंट का मान क्या हो जाएगा, VA माइनस VB अपॉन RAB। अब VA की वैल्यू कितनी है आपके पास में, फर्स्ट स्टार्टिंग वोल्टेज कितना है, 10, और ये कितना आ जाएगा, 0, और ये कितनी वैल्यू है, 5। तो इसका मान की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, भाई वैल्यू कितनी आ जाएगी, सही लिखा है ना, हाँ ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, भाई ये 10 वोल्ट है, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस में आ जाएगी। VA की आपको क्या करनी है, VA माइनस VB वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, 10/5, मतलब कि 2 एम्पियर वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं आपको बात की जाए, अगर देखो मैंने करंट का सिंबल ये किया है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं करंट की डायरेक्शन क्या कर देती, चेंज कर देती, तब आपका आंसर कुछ और ही होता। जैसे मैं बात करती हूँ, ये जो करंट है, अगर देखो मेरा इस डायरेक्शन में होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज हुई और आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लो अब इधर से करंट आपको पता करनी है, अब कैसे करोगे भाई, बड़ी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, वही फॉर्मूला है, वही आंसर करने हैं। जिधर से करंट जा रही है उसको क्या लिखो, पहले लिखो, जो बाद में आ रही है उसको बाद में लिखो। यानी करंट इधर से फ्लो हो रही है, किधर से फ्लो हो रही है, इधर से फ्लो हो रही है, यानी कि 0 वोल्ट से स्टार्ट हो रही है करंट, ठीक है। तो क्या होगा भाई, 0 को पहले लिखा जाएगा। अब ये मत कर देना कि करंट चाहे इधर से फ्लो हो चाहे इधर से फ्लो, इधर से मैडम ने बताया कि मेरे को पहले ये लिखना है,
नहीं, अपन VA किसको बोलते हैं, जिस तरफ से करंट क्या होती है आगे बढ़ती है उसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस 10/5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -10/5 बराबर कितना आएगा -2 एम्पियर आ जाएगी। वैल्यू किस में आ गई आपकी माइनस में आ गई। माइनस में क्यों आई, क्योंकि आपने क्या की करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो इसलिए इसका आंसर आ गया। कुछ एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आता है वो भी बात करते हैं, तो देखिएगा एक क्वेश्चन और बताती हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस का आपको, उसके बाद में आगे चलती हूँ। टाइप्स बहुत सारे टाइप, सबसे पहला बेसिक टाइप मैंने बताया करंट की डायरेक्ट डायरेक्शन रहे, एक आपको रिवर्स में दे दिया जिसमें नेगेटिव वैल्यू आ गई, एक साइड क्या दे दिया आपको एक साइड क्या देता है अर्थ दे देता है, ठीक है, एक साइड क्या देता है अर्थ, और आपको पता होना चाहिए अर्थ का वोल्टेज कितना होता है। अब कई बच्चे सोचते हैं भाई अर्थ का तो वोल्टेज नहीं देगा, ध्यान रखिए एग्जाम में कभी भी अर्थ का वोल्टेज नहीं देगा। जैसे एग्जांपल बात की जाए, ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये इधर क्या कर दी मेरी अर्थिंग कर दी, क्या कर दी है अर्थिंग दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ की रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वही रेजिस्टेंस अपन 5 ओम से बढ़ रहे हैं तो 5 ओम कर लिया, ठीक है। और यहाँ वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, कितना वोल्ट है 10 वोल्ट है, और इधर से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को इसमें करंट का मान कितना होगा, तो आपको करंट की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहली बात तो करंट की वैल्यू जब पता होगी जब आपको अर्थ के रेस्पेक्ट में वोल्टेज पता होगा, और अर्थ के रेस्पेक्ट में वोल्टेज कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस 10/5, वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 एम्पियर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी -2 एम्पियर वैल्यू आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ले लेती तो क्या आ जाती वैल्यू, मान लो यहाँ -10 वोल्ट लेती तो वैल्यू क्या आ जाती आपकी प्लस में वैल्यू आ जाती, यानी कि 2 एम्पियर डायरेक्ट आंसर आपका आ जाता। चलिए यहाँ तक फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं अगली क्लास में आपको और क्वेश्चन आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ये आपका वोल्टेज ड्रॉप आ गया, वोल्टेज ड्रॉप की यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है। इसके बाद में बात करते हैं EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या बोलते हैं विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसकी यूनिट भी क्या होती है वोल्ट ही होती है, क्या होती है वोल्ट ही होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज अ एनर्जी which it gives to each coulombs of charge, ठीक है, यानी कि एक प्रकार का क्या है ये फोर्स है, ध्यान रखिए क्या है एक प्रकार का फोर्स होता है, ठीक है। वोल्टेज और जो EMF है दोनों की सेम यूनिट होती है, दोनों को सेम ही मानते हैं, ठीक है। लगभग इनकी बात करते हैं। मशीन के अंदर मैं आपको EMF के बारे में बताऊंगी किस तरीके से जनरेट होता है। EMF बात की जाए तो E = -N d∅/dt वैल्यू किस तरीके से आती है, जो EMF का स्टैटिक वैल्यू होती है, ध्यान रखिए वेरिएबल के लिए नहीं बता रहे, डायनेमिक के लिए नहीं बता रहे, स्टैटिक जो मशीन होती है जैसे ट्रांसफॉर्मर क्या हो गया ट्रांसफॉर्मर हो गया। जबकि डायनेमिक की बात की जाए तो आपके इंडक्शन मोटर हो गया, तो उनके बारे में अलग अलग आ जाएगा। E = क्या आ जाएगा BIL sin phi हो जाएगा, ठीक है, वो अलग बात है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है, तो देखिएगा इट इज अपोज्ड करंट, करंट का अपोज करने वाले को ही क्या कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस के सिंबल की बात की जाए तो इस तरीके का सिंबल आता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं R से करते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या ये यूनिलैटरल है या बाइलैटरल है, तो रेजिस्टेंस जो होता है यूनिलैटरल है कि बाइलैटरल। यूनिलैटरल और बाइलैटरल का मतलब होता है दोनों दिशाओं से अगर करंट फ्लो कर सकते हैं तो बाइलैटरल, अगर एक ही डायरेक्शन से कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं यूनिलैटरल बोलते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो कौन से डिवाइस है बाइलैटरल डिवाइस है, कौन सी है बाइलैटरल डिवाइस है, जिसका सिंबल क्या होता है आपका R, ये वाला सिंबल होता है, क्या होता है कि इसका सिंबल है, ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस का। अब क्या होता है विच ऑफर अपोजिशन ऑफ टू द फ्लो ऑफ करंट इन द DC इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी कि जो DC के अंदर क्या करता है DC के अंदर क्या करेगा करंट के फ्लो होने का अपोज करेगा। मैंने बोला है DC, ध्यान रखिएगा इस कीवर्ड को मत भूल जाना, AC मत करके आ जाना, ठीक है। मैंने यहाँ बोला है DC, AC में तो क्या होगा Z होगा,
जेड बोले तो इम्पीडेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा। एसी के अंदर करंट का अपोज कौन करता है, जेड करता है, जेड किससे लिखते हैं, इम्पीडेंस से लिखते हैं। जबकि डीसी के अंदर कौन अपोज करता है, रेजिस्टेंस करता है, ठीक है, कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। तो क्या होगा, करंट फ्लो ऑफ करंट का अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है, यानी कि धारा के प्रवाह को कम रोकने का काम किसका है, रेजिस्टेंस का होता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए इसकी वैल्यू होती है। अब देखो ये वैल्यू किससे निकल के आई, तो वो जरा जल्दी से यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। जो रेजिस्टेंस होता है वो कोई कंडक्टर है, मान लो मेरे पास एक ये कंडक्टर है, ठीक है, और एक मेरे पास में ये कंडक्टर है, मेरे पास कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2, ये दो कंडक्टर है। अब मान लो इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, लेंथ के होता है, कंडक्टर की लेंथ के होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ। इसके अलावा मान लो कि एक तो कंडक्टर मेरे पास में ये है, एक तो बंडल कंडक्टर है, और एक मेरे पास में ये कंडक्टर, ये 1 और ये 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, इनमें सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो किस में है, तो ध्यान रखिएगा किस में होगी, जिसका एरिया क्या होगा भाई, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एरिया। एरिया बोले तो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो मोटा कंडक्टर, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये जितना ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। और जिसके अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि वायर जितना पतला होगा उसमें रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब मैं इन दोनों वैल्यू को कंबाइन करती हूँ, तो देखो दोनों में आर है, आर लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है एल अपॉन ए है, तो इस तरीके से ये आ जाती है वैल्यू। अब मेरे को ये जो सिंबल है, ये जो आपका प्रोपोर्शनल का सिंबल ये हटाना है, इक्वल लगाने के लिए क्या, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू। तो R इज इक्वल टू, कांस्टेंट को हटाते हैं तो कोई ना कोई कोफिशिएंट आता है, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ रो क्या है, तो ध्यान रखिएगा रेजिस्टिविटी को कहते हैं, किसको कहते हैं, रेजिस्टिविटी को कहते हैं। आपको कमेंट करना है रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है, यानी कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको स्पेशल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी, ए बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी हो जाएगी। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, इसकी अगर बात की जाए यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, क्या होती है, ओम्स होती है, क्या होती है, ओम होती है इसकी यूनिट। और इसका सिंबल क्या होता है, ओम का ये वाला इसका सिंबल होता है, यूनिट का सिंबल होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बात की जाए तो डिपेंड किस पे करेगा, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो पदार्थ होता है उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो ये 3 तरीका आपको ध्यान रखना है, प्रतिरोध किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेंथ करना है, क्रॉस सेक्शन एरिया करना है और मटेरियल करना है, ठीक है। पदार्थ जो होता है उस पर डिपेंड करता है, इन सब की आपको याद रखना है। लेकिन क्या आपका जो ये स्पेशल रेजिस्टिविटी है, ये जो स्पेशल रेजिस्टेंस है या इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, रो की बात की जाए, क्या रो जो वायर है उसकी लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है। तो ये आपको मैंने छोटा सा बताया, रेजिस्टेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़ना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके अलावा कलर कोडिंग पढ़नी है, बहुत सारा पार्ट इसका बचा हुआ है, तो जो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप लोग मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी। देखो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको समझाया, फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट करिएगा, अगली क्लास में उसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा। थैंक यू।